नमस्ते एवरीवन। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करेंगे हम। अब कंसंट्रेशन टर्म्स की जब हम बात करते हैं तो हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स को पहले पढ़ेंगे, जैसे परसेंट W/W, मोलैरिटी, मोलैलिटी स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। उसके बाद मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं या काई बोल देते हैं इसको। ठीक है, ये कुछ मेजर कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक कंसंट्रेशन टर्म और है आपकी, इसको हम बोलते हैं M/V, परसेंट M/V, परसेंट M/V। ठीक है, अब एक एक करके इन सभी कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करेंगे। तो उससे पहले मैं अगर आपको एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये कंसंट्रेशन टर्म्स हम पढ़ते क्यों हैं। पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि अगर हमारे पास कोई मिक्सचर है तो मिक्सचर का मीनिंग है यहाँ पर एक से ज्यादा कंपोनेंट होंगे। मिक्सचर का मीनिंग है कि यहाँ पर मान लेते हैं मेरे पास ए और बी, दो चीजों को मैंने मिक्स किया और एक मिक्सचर बना। ठीक है, अब अगर इनमें से किसी एक के अमाउंट में मैं इंटरेस्टेड हूँ कि इस मिक्सचर में टोटल इसका कुछ ना कुछ मास होगा, और उनमें से अगर मैं किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर सब्सटेंस के मास, मोल्स, वॉल्यूम, इस चीजों में अगर इंटरेस्टेड हूँ तो यहाँ पर इसी चीज को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन फाइंड करना। यानी अगर ए और बी किसी मिक्सचर में प्रेजेंट है और मुझे ये पता करना है कि उस मिक्सचर में ए कितना है और बी कितना है, इसी को हम फाइंड करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज करके। ठीक है, कंसंट्रेशन निकालने से ही हमें किसी मिक्सचर की ये पता लग जाएगा कि उसमें ए का अमाउंट कितना है और बी का अमाउंट कितना है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन जितने भी कंपोनेंट होते हैं किसी मिक्सचर में उनकी अमाउंट को डिटरमाइन करने के काम आती है। ठीक है, अब जब भी मेरे पास मिक्सचर होता है तो उसमें सबसे पहली बात आपको जो ध्यान में देनी है, एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सोल्यूट और दूसरा जिसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, एक पार्ट मिक्सचर का सोल्यूट बोला जाता है और दूसरा पार्ट यहाँ पे सॉल्वेंट बोला जाता है। अब ये सोल्यूट और सॉल्वेंट कैसे डिटरमाइन करते हैं हम लोग, तो वो हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि मोल्स के बेसिस पर। ठीक है, पहली कंडीशन ये है कि आपको मोल्स के बेसिस पे डिफाइन करना है सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। अब सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट वो होता है जिसका लेस नंबर ऑफ मोल होता है मिक्सचर में, और सॉल्वेंट वो होता है जिसका लार्ज नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उस चीज को सॉल्वेंट बोला जाता है, और सोल्यूट उसको बोला जाता है जिसके लेस नंबर ऑफ मोल होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन मैंने आपको क्या बताई, सोल्यूट और सॉल्वेंट कैसे डिटरमाइन करेंगे। सोल्यूट या सॉल्वेंट डिटरमाइन होगा ऑन द बेसिस ऑफ मोल्स, ऑन द बेसिस ऑफ मोल्स, यानी जिसके मोल्स ज्यादा वो सॉल्वेंट, जिनके मोल्स कम वो सोल्यूट। ठीक है, जैसे मान लेते हैं वाटर है और वाटर के अंदर मैंने H2SO4 मैंने ये ऐड किया, मान लेते हैं 90 ग्राम, और इसको मैंने लिया 98 ग्राम। ठीक है, मैंने इन दोनों को मिक्स करके एक मिक्सचर बनाया, H2O और H2SO4 को। तो मैंने H2O का मास लिया 90 ग्राम और H2SO4 का मास लिया 98 ग्राम। अगर आप मास के बेसिस पे देखेंगे तो आपको ये दिखाई दे रहा है मास तो H2SO4 का ज्यादा है, तो आपको ये सॉल्वेंट लग रहा होगा, और जो H2 है वो सोल्यूट लग रहा होगा। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे मोल्स कैलकुलेट करूँ, मोल्स ऑफ H2O कैलकुलेट करूँ, तो उसका गिवन मास है 90 और मोलर मास होता है उसका 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो 90 ग्राम बाय 18 ग्राम पर मोल अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे 5 मोल निकल के आ जाएंगे किसके, H2O के।
और अगर हम H2SO4 के मोल कैलकुलेट करें, मोल्स ऑफ H2SO4, तो ये आपका 98 ग्राम है, और इसका मोलर मास यानी 1 मोल का मास भी 98 ग्राम ही होता है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो H2SO4 के जो नंबर ऑफ मोल आएंगे वो आएंगे 1 मोल। तो अब यहाँ पे देखो मैंने आपको जस्टिफाई कर दिया कि अगर आपके पास H2SO4 यहाँ पर 98 ग्राम है और वाटर 90 ग्राम है, तो यहाँ पर हमारा सोल्यूट कौन होगा, सॉल्वेंट कौन होगा, वो हम ग्राम से डिसाइड नहीं करेंगे, वो हम डिसाइड करेंगे मोल किसके ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें पानी के मोल ज्यादा है और H2SO4 के मोल कम है, इसका मतलब वाटर हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट होगा और ये वाला पार्ट हमारा सोल्यूट होगा। H2SO4 क्या होगा यहाँ पे, सोल्यूट होगा। तो ये जो मास के बेस पे आपने कैलकुलेट किया है देखकर, वो गलत है। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर दो कंपोनेंट हैं तो उनके दोनों के मोल्स सेम आ जाए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो आप अपनी मर्जी से किसी को भी सॉल्यूट ले सकते हो और किसी को भी सॉल्वेंट ले सकते हो। अच्छा, एक क्राइटेरिया और होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिटरमाइन करने का, वो होता है स्टेट। ठीक है, स्टेट का मतलब ये है कि मान लेते हैं आपके पास वाटर है, वाटर का स्टेट होता है लिक्विड, उसके अंदर आपने ऐड कर दिया मान लो शुगर, शुगर का स्टेट होता है यहाँ पे सॉलिड। ठीक है, अब जब आपने वाटर और शुगर को आपस में मिक्स किया और मिक्स होने के बाद आप यहाँ देखते हो कि आपको कौन सा स्टेट दिखाई दे रहा है, आपको सिर्फ लिक्विड दिखाई देगा ना। सॉल्यूट मतलब यहाँ जो शुगर है वो तो सारी की सारी उसमें घुल जाएगी, उसका स्टेट तो फाइनली हमें शो नहीं होगा। तो जब आपके दो कंपोनेंट अलग अलग स्टेट्स में होते हैं, ठीक है, और उनको मिक्स करने के बाद यानी मिक्सचर बनाने के बाद जो स्टेट आपको फाइनली यहाँ पर देखने को मिलता है, उसी स्टेट से रिलेटेड कंपोनेंट को आप बोलोगे सॉल्वेंट है। अब ये सॉल्वेंट है, इसमें हमने मोल नहीं देखा, और क्योंकि ये सॉलिड है तो ये आपका सॉल्यूट हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर घुल गया। ठीक है, तो आप दोनों तरह से चेक कर सकते हो कि कौन सी चीज सॉल्यूट है और कौन सी चीज सॉल्वेंट है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, एक तो मोल के बेस पे डिसाइड करते हैं हम लोग, और दूसरा स्टेट के बेस पे डिसाइड करते हैं कि कौन सा कंपोनेंट आपका सॉल्यूट होगा और कौन सा कंपोनेंट सॉल्वेंट होगा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो W/W परसेंटेज, कंसंट्रेशन टर्म में सबसे पहली चीज अगर हम ये देखें W/W परसेंटेज, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको रखना होता है वेट ऑफ कंपोनेंट। जिस भी कंपोनेंट की आप बात कर रहे हैं उसका मास ऊपर रखेंगे ग्राम्स में और नीचे रखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम और इनटू कर देंगे 100। ठीक है, तो ये परसेंटेज आपकी आ जाएगी। बट क्वेश्चन में कैसे दिया रहेगा, ये तो फॉर्मूला है W/W परसेंटेज का, इसी को हम बोलते हैं मास बाय मास परसेंटेज भी, M/M परसेंटेज भी बोल देते हैं। ठीक है, बात तो एक ही है यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन में कैसे आता है तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग ऐसे क्वेश्चन में कहीं देखें कि एक 10% M/M ग्लूकोज सोल्यूशन है मेरे पास, ठीक है, ग्लूकोज सोल्यूशन है, तो इसका मीनिंग क्या है उसको समझना ध्यान से। अगर आपको कोई ग्लूकोज का सोल्यूशन दिया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको ग्लूकोज इन वाटर दिया हुआ है। ठीक है, यानी एक कंपोनेंट आपका ग्लूकोज है और दूसरा कंपोनेंट जो जिससे सोल्यूशन बना है वो वाटर में ऐड होने के बाद बना है, यानी ग्लूकोज को वाटर में ऐड किया तब तो सोल्यूशन बना है ना हमारा। तो यानी ये दो कंपोनेंट है जिसको आपने मिक्स किया है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आपको दिया रहता है 10% M/M ग्लूकोज सोल्यूशन, तो यहाँ पर क्योंकि परसेंटेज में हम बात कर रहे हैं तो आप अपना टोटल जो सोल्यूशन होगा, और परसेंटेज में भी मैक्सिमम हम कितना मानते हैं, 100% मानते हैं। तो जब भी आपको 10% M/M दिया हो किसी भी सोल्यूशन का, इसका मतलब है कि आपका टोटल सोल्यूशन जो होता है वो 100 ग्राम होता है। ठीक है, टोटल सोल्यूशन। अब उसमें 100 ग्राम में ये जो परसेंटेज दी हुई है, ठीक है, 100 का 10% कितना होता है, 10 ग्राम होता है। जिस परसेंटेज की वो बात करता है वो हमेशा आपके ग्लूकोज, यहाँ पे सोल्यूट है क्योंकि उसको पानी ने डिजोल्व किया है, ये सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे जो आपका सोल्यूट है, मास ऑफ सोल्यूट, जो कि यहाँ पे शुगर है, उसका कितना मास है यहाँ पे, सॉरी शुगर नहीं है ग्लूकोज है, वो है आपका 10 ग्राम। ठीक है, अब पानी कितना होगा,
मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा। तो अगर मेरा पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है वो 100 ग्राम्स मैंने एज्यूम किया, हम ये एज्यूम कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। 100 ग्राम अगर मैंने एज्यूम किया है तो उसके अंदर सोल्यूट कितना होगा 10 ग्राम, और जो सॉल्वेंट होगा वो होगा हमारा 90 ग्राम, ठीक है। यानी जब भी परसेंटेज की बात होगी तो आपको अपना टोटल सोल्यूशन जो है, टोटल सोल्यूशन मतलब इसमें दोनों हैं, ग्लूकोज और वाटर दोनों हैं, यानी टोटल आपको कितना मानना है, क्योंकि परसेंटेज में बात करें तो 100 ग्राम मानना है। उसमें जो आगे नंबर दिया हुआ है, ये जो नंबर दिया हुआ है बस इसी को ग्राम में आप अगर लिख दोगे तो ये आपके सोल्यूट के बारे में बात करता है, सोल्यूट के मास के बारे में बात कर रहा है, 100 में से कितना मास सोल्यूट का है। और लास्ट वाला जो पार्ट है सॉल्वेंट, आप 100 में से माइनस करके कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपको ये यूज करना है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, बाकी तो आप निकाल ही लोगे। इसके बाद सेकंड टर्म आता है आपका मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। अब इसका मीनिंग होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। यानी यहाँ पे जो मोलैरिटी है उसके यूनिट क्या बन जाएंगे, मोल पर लीटर, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू देखें तो ऐसा भी कह सकता है कि आपको वो कि अगर 20 ग्राम ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो कैलकुलेट द मोलैरिटी, कैलकुलेट द कैपिटल है मोलैरिटी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि मेरे पास मोलैरिटी निकालने के लिए मोल्स ऑफ सोल्यूट होने चाहिए और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ पे उसने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो खुद दे रखा है आपको, है ना, क्योंकि 200 ml ऑफ सोल्यूशन की बात की है तो उसने आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, और NaOH प्रेजेंट है इस सोल्यूशन में, वो NaOH की अलग से बात कर रहा है, तो इसका मतलब NaOH क्या है, मेरा सोल्यूट, ठीक है। जिसकी वो सोल्यूशन में बात कर रहा है वो आपका सोल्यूट होता है। जैसे पीछे ग्लूकोज के सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ग्लूकोज जो है जिसकी बात होती है वो आपका सोल्यूट होता है, ठीक है। तो यहाँ NaOH की बात हो रही है सोल्यूशन में, तो ये आपका सोल्यूट होगा। और इसके मोल अगर मुझे कैलकुलेट करने हैं तो सोडियम का जो मास है वो 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है। टोटल कर देंगे तो NaOH का जो मास होता है वो होता है आपका 40 U। तो अगर मोल्स निकालेंगे यहाँ पे NaOH की, तो गिवन मास 20 ग्राम, उसका मोलर मास 40 ग्राम पर मोल, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपके पास 0.5 मोल, ठीक है। यानी NaOH के मोल कितने आ गए, 0.5 मोल। अब मेरे को क्या निकालना है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैसे निकलेगा, 200 ml आपको दिया हुआ है, और 200 यहाँ पे m का मतलब क्या होता है, मिली होता है ना। तो मिली का मतलब है कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 200 इंटू 10⁻³ लीटर, ठीक है, लीटर में कन्वर्ट हो गया। अब -3 का मतलब है यहाँ पे ये हो जाएगा 0.2 लीटर। तो मेरे पास NaOH के मोल आ गए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गया, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपके मोलैरिटी निकल के आ जाएगी। यही कर देते हैं, मोलैरिटी निकालने के लिए मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर होना चाहिए, वॉल्यूम इन लीटर होना चाहिए। यहाँ पे आपने रखा, ऊपर आएगा 0.5, नीचे आएगा 0.2, इसको सॉल्व करेंगे 2.5 मोल आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट में जिस चीज की बात हो रही है वो आपका सोल्यूट है, और आपको उसी के मोल्स कैलकुलेट करने हैं, और नीचे आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन रखना है ml में नहीं लीटर में, ठीक है। तो ये होता है आपका मोलैरिटी। अब इसके बाद हम बात करते हैं मोलैलिटी की। मोलैलिटी, मोलैलिटी में हम उसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से। और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी में
मोलैलिटी में हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट के नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट रखेंगे, और वो भी किसमें होगा, केजी में। इस बात का ध्यान देना, जो कैपिटल एम होता है उसमें हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखते हैं, ठीक है, और जो मोलैलिटी होता है उसमें हम मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज रखते हैं, किलोग्राम में रखते हैं, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन अगर वो आपको कहता कि मेरे पास 40 ग्राम ऑफ NaOH is present in 500 gram of water, find molality। अगर आपको यहाँ पे मोलैलिटी कैलकुलेट करनी होती तो आपको क्या करना है, यहाँ आपको जिसकी वो बात कर रहा है, ये आपका सॉल्यूट है और वो कह रहा है प्रेजेंट इन 500 ग्राम वाटर, यानी ये आपका सॉल्वेंट है। तो अगर आपको ये कंफर्म है कि कौन आपका सॉल्यूट है और कौन आपका सॉल्वेंट है, तो सीधा इस फॉर्मूले में आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने मोल निकालने हैं NaOH के। अभी हमने पीछे देखा था मोलर मास, तो ऊपर रखेंगे गिवन मास 40 और NaOH का मास भी आपका 40 ग्राम पर मोल होता है ना। तो यहाँ से काटेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। NaOH का मास कितना आ जाएगा, 1 मोल, सॉरी NaOH के मोल कितने आ जाएंगे, 1 मोल आ जाएंगे। और यहाँ पे आपको क्या रखना है, वॉल्यूम ऑफ, सॉरी वॉल्यूम नहीं, आपको रखना है मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट रखना है केजीज में। तो यहाँ पे 500 ग्राम है, तो 500 को 1000 से डिवाइड कर दो, ये केजी में कन्वर्ट हो गया, है ना। बस अब आ गया आपका। सीधा आपको यहाँ पर रखना है, यहाँ पे रखेंगे, अच्छा इसके यूनिट हो जाएंगे मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे रख देंगे, मोल्स हमारे कितने निकले, मोल्स हमारे निकले हैं 1 मोल, है ना। और मा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना है, 500/1000, तो 1/500, और वो जो 1000 है वो घूम के ऊपर चला गया, ये कट गया, यहाँ से 2, तो मोलैलिटी कितनी आ गई आपकी, 2 मोल केजी इनवर्स, ठीक है। इस तरह से आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो ये मोलैलिटी हमने देखी। अब इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की, वो है आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन है, इसको काई से डिनोट करते हैं, ठीक है, या एक्स बोल लें काई बोल लें, बात एक ही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन या फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। और फ्रैक्शन जैसे हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, कि जैसे हम मैथमेटिक्स में पढ़ते नहीं है, मीन निकालते हैं, है ना, और सारी वैल्यूज का सम करते हैं, तो यहाँ पे भी हमें वही करना है, सिमिलर उसी तरह से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। जब भी हम किसी चीज का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, तो जो आपका मिक्सचर होता है, मिक्सचर में मान लेते हैं हमारे पास इस बार 3 कंपोनेंट्स का मिक्सचर है, 3 चीजें हैं मिक्सचर के अंदर, A, B और C टाइप की। तो इस मिक्सचर में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हर चीज के मोल निकालेंगे, मोल ऑफ A, मोल ऑफ B एंड मोल ऑफ C, ठीक है। हर कंपोनेंट के हम क्या निकालेंगे, मोल निकालेंगे। और अगर मुझे किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, Ni/N टोटल, ठीक है। जिस भी ith कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, जैसे अगर मुझे यहाँ I की जगह मैंने रखा A, अगर मुझे A का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके मोल ऊपर रखने हैं और नीचे मुझे सभी के मोल्स का सम रखना है, सभी के मोल्स का सम रखना है। इसी तरह x ऑफ B अगर है, तो N ऑफ B मुझे ऊपर रखना है और नीचे मुझे सारे मोल्स का यहाँ पे टोटल रखना है, ठीक है, टोटल रखना है। ये बात ध्यान रखेंगे कि जब भी मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे, तो जो भी गिवन कंपोनेंट है आपका, जिसका मोल फ्रैक्शन आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसके मोल्स को ऊपर रखेंगे, टोटल मोल्स को नीचे रखेंगे, और रेशो ले लेंगे तो आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। इसी तरह एक्स ऑफ सी अगर मुझे निकालना है, तो मोल ऑफ सी ऊपर रखेंगे और नीचे रख देंगे टोटल मोल, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन के बारे में जो बातें आपको नोट करनी है वो ये है कि आपके मिक्सचर के अंदर यहाँ पे 3 कंपोनेंट है, A, B, C। तो जब भी आप इन तीनों मोल फ्रैक्शन के
टोटल को कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका आएगा 1। ठीक है, यानी आपका जो मोल फ्रैक्शन है वो कभी भी एक से बड़ा तो आ ही नहीं सकता, एक से हमेशा छोटा आना चाहिए। और ये इंडिकेशन भी होता है कि आपका अगर एक से बड़ी कोई वैल्यू आई है मोल फ्रैक्शन में तो वो गलत होगी। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा भी यूज कर सकते हैं कि अगर किन्हीं दो कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन हमने कैलकुलेट कर लिया, मान लो यहाँ पे ए और बी का कैलकुलेट कर लिया होता और हमें सी का कैलकुलेट करना है, तो ये हमें करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें सीधा क्या करना है, जो मोल फ्रैक्शन हमारे निकल चुके हैं उनका टोटल 1 में से माइनस कर देना है, तो वो एक्स ऑफ सी भी निकल आएगा। ठीक है, ये रिलेशन होता है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। जैसे मान लो आपको एक मिक्सचर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है 44 ग्राम, H2O दिया हुआ है आपका 18 ग्राम, और CH4 आपको दिया हुआ है यहाँ पे 32 ग्राम। अब यहाँ पर आपको इनमें से हर एक का अगर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है तो पहले हर एक चीज के मुझे मोल निकालने पड़ेंगे। और यहाँ पे मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलेगा, क्योंकि मास दिया हुआ है तो गिवन मास बाय मोलर मास से कैलकुलेट करेंगे। 44 ग्राम मुझे मास दिया हुआ है, और जब CO2 का मास निकालते हैं तो वो भी 44 आएगा। 12 प्लस 2 इंटू 16, इसका टोटल करेंगे तो 44 निकल के आएगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 44 ग्राम पर मोल नीचे रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 मोल। इसी तरह H2O का निकालेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास अगर करेंगे तो 18 ग्राम ऊपर है, 18 ग्राम मोल इनवर्स नीचे है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आ जाएगा 1 मोल। और फिर नीचे हम CH4 इसका मोल कैलकुलेट करेंगे तो गिवन मास हमारा ये 32 है, गिवन मास 32 ग्राम है, और मोलर मास कार्बन का 12 होता है, H का 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 16 ग्राम पर मोल। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका निकल आएगा 2 मोल। ठीक है, अब आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन इसमें। तो मोल फ्रैक्शन जब निकालेंगे, मान लेते हैं CO2 का निकालेंगे, तो CO2 के मोल ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे, टोटल। तो यहाँ पे CO2 के मोल कितने हैं, 1 मोल है, 1 ऊपर रखा और टोटल हमने नीचे रखा 4। ये निकल आया हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। इसी तरह से X ऑफ H2O निकालेंगे, उसके मोल हमें रखने हैं ऊपर, उसके मोल कितने हैं ऊपर, 1 रखेंगे, और नीचे कितना है टोटल, 4, 4 रख दिया। ये मोल फ्रैक्शन है। अच्छा, मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, ये बात आप ध्यान रखिए, क्योंकि ऊपर भी मोल है और नीचे भी मोल है, तो इसका कोई यूनिट नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह से H2O की जगह पे अगर हम CH4 का मोल फ्रैक्शन निकालें तो CH4 के मोल्स कितने थे आपके, 2 मोल थे, और नीचे कितना रखना है हमें, टोटल 4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, तो इस तरह से आपका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि मोल फ्रैक्शन निकालते समय में आपको हर एक चीज के पहले मोल निकालने हैं, जितने भी कंपोनेंट है मिक्सचर में उन सबके मोल निकालने हैं, और मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए एक का मोल ऊपर, टोटल का मोल नीचे मिक्सचर के अंदर। ठीक है, अच्छा इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की। मोल फ्रैक्शन हो गया हमारा, है ना। इसके बाद बात करेंगे M/V की, परसेंट M/V। इसमें क्या होता है, इसमें आपका मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ सीधा लिख सकते हैं इसमें, कंपोनेंट ना बोल के सोल्यूट ग्राम में, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में रखेंगे, इनटू कर देंगे 100, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा आपका M/V वैल्यू। ठीक है, M/V वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन में जैसे दी रहती है उसको देख लेते हैं। जैसे अगर आपको दिया हुआ है 30% M/V यूरिया सोल्यूशन। ठीक है, तो अगर आपको कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है 30% M/V यूरिया सोल्यूशन, अब मैंने कहा जिसकी बात होगी स्टेटमेंट में, जिसकी बात होगी वो आपका सोल्यूट होगा। और ये जो यूरिया है अगर ये सोल्यूट है तो इसको हमने किस में ऐड किया होगा, सॉल्वेंट में
अगर कुछ नहीं दिया तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर होगा ना। तो यहाँ पे यूरिया को हमने वाटर में ऐड किया तभी सोल्यूशन बना है, बट हमें यहाँ अलग से वाटर की जरूरत है नहीं। हमें तो सीधा यहाँ पे देखना है कि ये जो परसेंटेज है, इस परसेंटेज को अगर हम देखें तो 100%, 100% हमें लेना है, यानी 100 यहाँ पे लेना है हमें ml। दो चीजें है ना, एक वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, एक मास ऑफ सोल्यूट है। तो यहाँ पे जब भी परसेंट m बाय v दिया रहेगा तो हमें टोटल सोल्यूशन कितना मानना है अपना, 100 ml मानना है। टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना मानना है हमें, इस चीज को ध्यान रखेंगे। कितना मानना है हमें, 100 ml मानना है। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना मानेंगे, 100 ml मानेंगे। और इसके अंदर आपको क्या देखना है, मास ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पे जो मास ऑफ सोल्यूट है या जो यूरिया है वो कितना है, 30%, यानी ये जो आगे नंबर दिया हुआ है इसको लिख लेंगे और इसकी यूनिट क्या रख देंगे, ग्राम, क्योंकि m बाय v है ना ये। तो यहाँ पर 100 ml में कितना ग्राम आपका सोल्यूट है वही होता है आपका परसेंट m बाय v। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह से हम कंसंट्रेशन टर्म्स का क्वेश्चन में अगर कहीं आएगा तो हम यूज करते हैं, क्योंकि इसी से हमें यहाँ पर इन दोनों का इंटर कन्वर्जन करने में भी काम आएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये सारी हमने कंसंट्रेशन टर्म्स तो देख ली। अब जैसे अगर आपको परसेंट m बाय v दिया हो और वो आपको कहे कि आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है, तो देखिए कैसे कर सकते हैं। अगर वो आपको कह दे मेरे पास 20% m बाय v NaOH सोल्यूशन है, तो बताओ इस सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी। अगर वो आपसे मोलैरिटी पूछ ले, यानी दिया उसने m बाय v है और पूछ रहा है आपसे मोलैरिटी, तो ये m बाय v अगर आपको समझ में आ गया तो आप सीधा मोलैरिटी इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको कहा m बाय v में एक तो मास ऑफ सोल्यूट होता है फॉर्मूला में ग्राम्स में, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको दिया होता है m बाय v में ml के अंदर। तो जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है 20%, यानी बात जिसकी हो रही है वो आपका सोल्यूट है, यानी सोल्यूट NaOH का जो मास है वो कितना दिया हुआ है आपको, 20 ग्राम। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना मानेंगे यहाँ पे, वो कितना दिया हुआ है हमें, 100 ml। अब देखो आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पता है, आपको सोल्यूट का मास पता है। ठीक है, और मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में। तो आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो दिया ही हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको 100 ml दिया हुआ है, ml को लीटर में कन्वर्ट करने के 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, और 10⁻³ का मतलब है 10⁻1, और ये 0.1 लीटर आ जाएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे मास दिया हुआ है, इससे मोल निकालेंगे। मोल कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ NaOH गिवन मास बाय रखेंगे मोलर मास। गिवन मास कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम, और अभी हमने पीछे क्वेश्चंस में किया NaOH का मोलर मास कितना होता है, 40 ग्राम पर मोल। तो इस सब को हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 0.5 मोल। ठीक है, आधे मोल आ जाएंगे, बस अब उसको यहाँ रखेंगे 0.5 मोल ऊपर, 0.1 लीटर नीचे, इसको कैंसिल करेंगे, आपका 5 मोलर जो है मोलैरिटी निकल के आ गई। ठीक है, इस तरह से आपको इंटर कन्वर्जन करने में भी ये कंसंट्रेशन टर्म्स हेल्प करती है ना। तो यहाँ पे हमने देखा परसेंट m बाय v, उसके बाद मोलैरिटी, फिर मोलैलिटी, फिर मोल फ्रैक्शन, और उसके बाद हमने देखा परसेंट m बाय v। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। पहले सिंपल क्वेश्चन करें, उसके बाद थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन करें, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आप इन कंसंट्रेशन टर्म्स में अच्छे होंगे, और ये चीज आने वाले चैप्टर में भी आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।